जीना हराम हो गया है इस घर में। नौकरी करने के बाद भी इन लोगों की चाकरी करनी पड़ती है। इससे अच्छा तो ये लोग आते ही नहीं। दूसरे घरों में बहू नौकरी वाली हो तो उसे सिर पर बैठाते हैं, और एक मेरे सास ससुर हैं, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं और मुझसे रसोई का काम करवाते हैं। यहाँ तक कि मेरे पति को भी रत्ती भर शर्म नहीं आती है। नीता मैगी बनाते हुए कह रही थी। तभी नीता का पति रवि आया और बोला, मैगी ही तो बना रही हो, उस पर भी इतना सुना रही हो। अरे इतनी दूर से मम्मी पापा आए हैं, कुछ तो खाने को दोगी। और कौन सा वो तुमसे 56 भोग मांग रहे हैं। जब मैंने तुमसे कहा कि बाहर से कुछ मंगवा लेता हूँ तो तुम बोली पैसे क्यों खर्च करने हैं, अब मैगी बनाने में भी दिक्कत। नीता गुस्से में बोली, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब भी फोन करते थे तो क्या कहते थे तुम, आप लोगों की बहुत याद आ रही है। जैसा बेवकूफ बेटा वैसे ही माँ बाप। बेटे ने झूठ मूठ कह दिया और माँ बाप भी मुंह उठाए चले आए। और एक बात सुन लो, कह दो अपनी माँ से खाना बनाकर खा ले, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। रवि कुछ कहता उससे पहले ही बीवी ने आंख दिखाई और सास ससुर के सामने मैगी रखते हुए बोली, मम्मी जी जल्दी में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ। आप तो जानती हैं मैं आपकी तरह घर में बैठी नहीं रहती। फिर आप लोगों ने आने की खबर भी नहीं दी, अचानक ही आ गए। अगर आप बुरा ना माने तो रसोई में सब कुछ है, आप लोग रात का खाना बनाकर खा लीजिएगा, हमें अभी बाहर जाना है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रवि बोला, कैसी बात कर रही हो, ये घर रसोई सब माँ के लिए अनजान है, वो कैसे खाना बनाएगी। नीता ने रवि का हाथ पीछे खींचा। रवि चुप हो गया तो रवि की माँ मंजू जी बोली, अरे बेटा रसोई अपना हो या बहू का, सामान तो वही होगा, तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना लूँगी और तुम्हारे पापा को भी खिला दूँगी। तुम लोग बस जल्दी आना, कितना समय हो गया है जी भर के तुम्हें देखे हुए और तुमसे बातें किए हुए। रवि जैसे ही माँ की तरफ बढ़ा, नीता उसे पीछे खींचते हुए बोली, चलो चलो देर हो रही है, और रवि को अपने साथ ले गई। रास्ते में बोली, अपनी माँ से ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत करना और याद रखो 1-2 दिन में उन्हें यहाँ से चलता करो। मुझे फालतू के लोग अपने घर में नहीं चाहिए। बेचारी मंजू जी हर डब्बे को खोल खोल कर ढूंढ रही थी कि कहीं कुछ मिल जाए। अब घर में सामान कुछ हो तब तो मिलेगा। बड़ी मुश्किल से उन्हें दाल और आटा मिला तो उन्होंने दाल और रोटी बनाई, फिर अपने पति किशोर बाबू को खाने को दी। किशोर बाबू बोले, यही दिन देखने के लिए तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। जिसका बेटा बहू दोनों कमाने वाला हो उसे दाल रोटी मिलेगी। अभी भी कह रहा हूँ मंजू, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि तुम्हारी बहू के सामने तुम्हारे बेटे की बिल्कुल नहीं चलती है। तुम ये सोचकर आई हो कि बेटे बहू के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगी। मुझे नहीं लगता उन लोगों के पास हमारे लिए वक्त है। मंजू जी बोली, नहीं जी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, गलती भी तो हमारी है कि हम बिना बताए ही आ गए, और दोनों कामकाजी हैं तो हो सकता है ज़्यादा बाहर खाते हैं तो घर में राशन कम लाते होंगे। किशोर बाबू बोले, इतना तो समझ में आता है, पर माँ बाप 6 महीने बाद मिले हैं तो क्या बाहर जाकर खाना खाना वो टाल नहीं सकते थे। मंजू जी बोली, आपको कैसे पता चला कि वो लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। किशोर बाबू बोले, बहू जब हमारे लिए 56 भोग बना रही थी तो इतनी जोर से बातें कर रही थी, तुमने सुना नहीं या फिर अनसुना कर दिया। मुझे सब सुनाई भी देता है और याद भी रहता है। मंजू जी बोली, अब बच्चों की उम्र है बाहर जाकर खाने की तो खाने दीजिए, कल हम सब मिल बैठकर एक साथ खाएंगे। अब चलिए जो बना है खा लीजिए और दवाई लेकर आराम कीजिए, सफ़र से थक गए होंगे। रात के करीब 10:30 बजे रवि और नीता लौट कर आए। माँ इंतजार में बैठी थी। जैसे ही बेटे के आने की आहट हुई वो झट से जाकर दरवाज़ा खोली और बोली, आ गया रवि, ठीक से खाना खाया और कुछ खाएगा। रवि बोला, नहीं नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं। मंजू जी बोली, हाँ हमने भी खा लिया,
तेरे पापा तेरा इंतज़ार करते करते सो गए, पर मुझे तुझे देखे बिना नींद कहाँ आएगी, इसीलिए मैं बैठी थी। नीता बोली, मम्मी जी, इस उम्र में ज़्यादा देर नहीं जगना चाहिए, और वैसे भी हमारे भी सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह 9 बजे तक हमें ऑफिस के लिए निकलना होता है। चलो रवि, सोने चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। रवि बोला, माँ कल बात करता हूँ, आज बहुत रात हो गई है, वैसे भी आप सफ़र से आकर थक गई होंगी, आप भी सो जाइए। इतना कहकर रवि अपने कमरे में चला गया। बेचारी मंजू जी फिर मन की बातें मन में ही रह गई। अगले दिन 8 बजने को थे, नीता बिस्तर से नहीं उठी थी। रवि उठा और बोला, माँ मैं आप लोगों के लिए चाय बना देता हूँ। किशोर बाबू बोले, रवि क्या घर का सारा काम तुम ही करते हो या बहू भी कुछ करती है? रवि बोला, पापा जिस दिन छुट्टी होती है वही तो घर का काम करती है और उसे समय नहीं मिलता। मंजू जी बोली, बेटा रात में बहू कह रही थी कि 9 बजे तक तुम्हें निकलना है, फिर नाश्ता कब करोगे? रवि बोला, माँ ब्रेड और अंडा फ्रिज में होगा। मंजू जी बोली, क्या हर रोज ब्रेड और अंडा खाकर जाते हो? तभी नीता कमरे से निकली और बोली, मम्मी जी या तो नौकरी करूंगी या घर संभालूंगी, दोनों एक साथ कैसे कर पाऊंगी? दोपहर में हम वहाँ कैंटीन में दाल चावल रोटी सब्जी सब खा लेते हैं। मैंने कुछ सब्जी और सामान ऑर्डर कर दिया है, वो थोड़ी देर में आता होगा। आज ब्रेड अंडे से काम चला लीजिए, फिर जो मन में हो वह बनाकर खा लीजिएगा। रवि रसोई की तरफ जाने लगा तो मंजू जी बोली, रवि तुम भी तैयार हो जाओ, नाश्ता मैं बना देती हूँ। मंजू जी ने फटाफट कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर सबके लिए पोहा और चाय बनाई। पोहा खाते समय नीता बोली, मम्मी जी बहुत अच्छा बना है, आपके हाथों में तो जादू है। क्या आप रात में कुछ अच्छा बनाएंगी? बहुत समय हो गया घर का खाना नहीं खाई हूँ। मंजू जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ बहू, अब देखो क्या सामान आता है, फिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाकर रखूंगी ना। थोड़ी देर बाद दोनों निकल गए। रास्ते में रवि बोला, क्या बात है, तुम तो माँ के खाने की तारीफ कर रही थी। नीता बोली, मेरे दिमाग में एक बात आई, हम अक्सर अर्बन क्लैब से घर की सफाई और दूसरे काम के लिए लोगों को बुलाते हैं। अगर मम्मी जी और पापा जी एक हफ्ते रह गए तो ना जाने कितने महीनों की सफाई हमारे घर की हो जाएगी। तुम क्या कहते हो? रवि बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, पर माँ को दिक्कत होगी। नीता बोली, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने घर का भी वही सारा काम करती हैं, यहाँ साफ सफाई ही तो करनी है, और कौन सा बड़ा घर है, 2 कमरे का घर है, मैं ये सब देख लूँगी, तुम बीच में मत बोलना। रात में मंजू जी ने सबके लिए खाना बनाकर रखा। उनका चेहरा देखकर लग रहा था वो थक गई हैं, फिर भी सबने बैठकर खाया। खाना खाने के बाद नीता बोली, मम्मी जी आपको वॉशिंग मशीन चलाना आती है? चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ। किशोर बाबू बोले, इतनी रात गए? नीता बोली, पापा जी सुबह मेरे पास कहाँ टाइम मिलेगा, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी जी को अभी सिखा देती हूँ। फिर नीता मंजू जी को वॉशिंग मशीन चलाना बताया और कपड़ों का ढेर दिखा के बोली, मम्मी जी इन सबको साफ कर दीजिएगा और वक्त मिले तो इस्त्री करके रख दीजिएगा। यहाँ एक एक कपड़े आयरन करने के 8-9 रुपए लेता है। अब ये लगभग रोज का हो गया था। नीता हर रोज मंजू जी को नया काम बताकर जाती थी। किसी दिन पूरी रसोई की सफाई, किसी दिन अलमारी की सफाई, यहाँ तक कि उसने टॉयलेट और बाथरूम भी मंजू जी से साफ करवाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, पूरा घर चमकने लगा। अगले दिन नीता की छुट्टी थी। जैसे ही मंजू जी सुबह बिस्तर से उठने लगी, किशोर बाबू बोले, आज तो बहू की छुट्टी है, कम से कम आज तो आराम कर लो। मंजू जी ने भी वही किया। 9 बज गए। इधर मंजू जी और किशोर बाबू को चाय की तलब हो रही थी। आखिरकार मंजू जी को रसोई में जाना ही पड़ा। चाय बनाकर दोनों पिए, फिर बातें करने लगे। उधर से नीता आई और बोली, हद होती है, एक कप चाय भी बनाकर देने वाला कोई नहीं है। खाने के लिए घर में इतने सारे लोग हैं, पर चाय बनाने वाला कोई नहीं है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। पेपर वाला बिल देकर गया और तभी नीता ने देखा कि बिजली का बिल भी टेबल पर रखा हुआ है। बिल हाथ में लेकर उनके पास गई और बोली,
पापा जी ये क्या नया झमेला शुरू कर दिया है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, फिर आपने अखबार लेना क्यों शुरू कर दिया? और ये देखिए बिजली का बिल कितना आया है, दिन भर आप लोग टीवी देखते रहते हैं, ये आपका शहर नहीं है कि टीवी को रेडियो बना लिया। मंजू जी नीता से बोली, बहू नाश्ता क्या बनेगा और आज का नाश्ता क्या तुम बनाओगी? नीता गुस्से में बोली, हद है मम्मी जी, दिन भर घर में खाने की बात होती है। अरे इतना राशन जो मैंने एक हफ्ते में मंगवाया था वो हमारा कम से कम 3 महीने चलता था। आप लोग अगर यहाँ कुछ दिन और ठहर गए तो मुझे लगता है हमारी कमाई तो राशन में ही खत्म हो जाएगी। ब्रेड अंडा खाइए, सब्जी खत्म मत कीजिएगा, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। अब मैं ऑफिस ब्रेड अंडा तो ले नहीं जा सकती। अब नाश्ता बना दीजिए और मेरे ब्रेड में बटर अच्छे से लगाइएगा। न कहकर नीता चली गई। सब नाश्ता करने लगे। किशोर बाबू को मंजू जी ने 4 ब्रेड दिया। नीता बोली, पापा जी थोड़ा कम खाया कीजिए, एक हफ्ते में लगता है आपकी चर्बी बढ़ने लगी है। किशोर बाबू रवि की तरफ देखे। रवि बोला, पापा सही तो कह रही है, बटर आपके उम्र के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी घर पर कौन सा हम बटर खाते थे। और आप तो कह रहे थे कि हफ्ते भर बाद चाचा जी के बेटे का मुंडन है तो आपको जाना है, बता दीजिएगा, मैं टिकट करवा दूंगा। किशोर बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा चले जाना ही ठीक रहेगा, बस मुझे थोड़े पैसे चाहिए, जो भी लाया था तुम्हारे घर का सामान लाने के चक्कर में ख़त्म हो गया। नीता बोली, पापा जी ये क्या आपके बेटे का घर है, आपका नहीं है, पैसे क्यों जोड़ रहे हैं? रवि बोला, पापा अभी तो मेरे पास भी कैश ज़्यादा नहीं है, ऐसा कीजिए पास में ही बैंक है, वहाँ चलकर पैसे निकाल लीजिए, पासबुक तो आप लेकर ही चलते हैं। इतना कहकर रवि नीता को इशारा करते हुए पिता को बैंक ले गया। रास्ते में किशोर बाबू बोले, शादी को तुम्हारी 3 साल हो गया है, अब परिवार बढ़ा लो, पता नहीं हम आज हैं कल नहीं होंगे। रवि बोला, पापा अब आपसे क्या छुपाना, मुंबई में मकान बहुत महंगा मिलता है, फिर बच्चे को लेकर हम किराए के मकान के कितना बटते रहेंगे। किशोर बाबू बोले, एक घर ले लो। रवि बोला, आपसे क्या छुपा है, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। हाँ कोई मदद मिल जाता तो कुछ लोन लेकर घर ले भी लेता। मैं आपसे ये बोलना तो चाहता था, फिर मैं सोचा आप परेशान हो जाएंगे। बेटी की परेशानी देखकर किशोर बाबू बोले, ऐसा करो बैंक से कुछ मैं अपने नाम पर लोन लेता हूँ और कुछ पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, पापा हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर कैसा है? किशोर बाबू बोले, अच्छा है पर छोटा है। रवि बोला, पापा मुंबई में 2 कमरे का घर भी महंगा पड़ता है, पर आप कहते हैं तो ले ही लेता हूँ। बेटे ने पिता को मोह माया में घेरा और अपने अकाउंट से करीब 10,000 निकाल कर पिता को दिया और पिता को 40 लाख बताकर अकाउंट से करीबन 60 लाख उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, ये कहते हुए कि 2-3 महीने में मेरे 2-3 एफडी पूरे हो रहे हैं, मैं आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो तुम्हारे ही हैं, बस बुढ़ापे के लिए मुझे भी कुछ जमा पूंजी रखनी होती है ना जाने कब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि पेंशन का पैसा तो बैंक में जाता है, घर के किराए से दवाई और घर चल जाता है, अब तुम्हारे घर के लिए लोन लूंगा तो वो भी कटेगा। रवि को लगा इतने दिनों से जो वो अच्छे बेटे होने का अभिनय कर रहा है वो सफल रहा। दोनों घर आए। किशोर बाबू ने मंजू जी को पैसे देते हुए कहा, लो तुम्हारे बेटे ने पैसे निकाल कर दिया है। नीता ने रवि को आंखें दिखाई। रवि ने इशारों में उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने नीता को सारी बात बताई तो नीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात तो नीता ने बाहर से खाना मंगवाया और सबको खाना अपने हाथों से परोस और बोली, पापा जी आप मेरी बातों से नाराज तो नहीं हैं? क्या करूं, दिन भर दफ्तर में ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, दिमाग हमेशा गर्म हो जाता है। अरे आप तो मेरे पिता समान हैं। बचपन में रवि की गलती भी तो आप माफ करते होंगे, तो मुझे भी माफ कर दीजिए। किशोर बाबू बोले, बहू अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैंने तुम्हें माफ किया, पर थोड़ा माता पिता के लिए भी वक्त निकाला करो। बेटा रवि, पैसा तो जीवन भर कमाया जा सकता है, परंतु माँ बाप अगर चले गए तो वो दोबारा नहीं आते हैं,
यही उम्र है जो तुम अपने माता पिता से सीख सकते हो कि अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना चाहिए। नीता धीरे से रवि के कान में बोली, आज तो इनके प्रवचन भी मुझे बुरे नहीं लग रहे हैं। मंजू जी बोली, बेटा रवि, हमारे जाने का टिकट हो गया। रवि बोला, हाँ माँ, आज रात बैठकर तत्काल मैं कर दूंगा। नीता बोली, ये क्या बात हुई रवि, अभी तो ये लोग आए थे, कुछ दिन और ठहर जाते तो अच्छा लगता। किशोर बाबू बोले, नहीं नहीं बहू, तुम लोग घर में रहते कहाँ हो, जब वक्त मिले तो वही आ जाना, या फिर जब छुट्टी लोगे तब हमें बुला लेना। रवि बोला, पापा सही तो कह रहे हैं, थोड़ी देर और ठहर जाइए। नीता ने धीरे से रवि को चिपटी काटी और कान में बोली, मैं तो बस दिखाने के लिए बोल रही थी, तुम 4 बार बोलोगे तो फिर रुक जाएंगे, जाने दो ना, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अब इनकी जरूरत नहीं है। फिर नीता मुस्कुराते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग गांव चलेंगे। इतना कहकर सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन का टिकट भी मिल गया। इस बार तो रवि उन्हें स्टेशन तक खुद छोड़ने आया। इसी बात से माता पिता खुश थे कि चलो बच्चों का व्यवहार तो बदला, पर उन्हें क्या मालूम था कि किस कीमत पर उन दोनों का व्यवहार बदला है। दोनों गांव पहुंचे। किशोर बाबू एक किसान थे, अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया था, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर बेटे बहू से कभी सुख नहीं मिल पाया। घर आकर मंजू जी ने अपने घर की साफ सफाई की और अपना जीवन फिर से शुरू किया। एक रोज अचानक मंजू जी को चक्कर आया और वो आंगन में गिरी हुई मिली। किशोर बाबू जल्दी जल्दी मंजू जी को उठाकर पास के अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच की तो बोला, ट्यूमर होने का संदेह है, इनका ऑपरेशन करवाना होगा, बेहतर होगा आप इन्हें बड़े शहर में ले जाएं। किशोर बाबू ने बेटे को बहुत फोन किया पर उसने उठाया नहीं। किशोर बाबू के मित्र रमेश बाबू ने कहा, जब जरूरत पड़ती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, जब आपके पास पैसा है तो क्यों बेटे का मुंह देखना, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, बस आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। किशोर बाबू बोले, हाँ हाँ, पैसों की कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बैंक जाकर पैसे निकाल कर लाता हूँ। किशोर बाबू बैंक गए तो किशोर बाबू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो रमेश बाबू को सारी घटना बताए और बोले, जब अपना ही बेटा धोखेबाज निकले तो दुनिया में किसी का क्या डर होगा। किशोर बाबू चिंता में थे कि पैसे का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अगले दिन बेटे को फोन लगाया। संयोगवश रवि ने फोन उठाया। किशोर बाबू बोले, बेटा हमें तुम्हारी परवरिश में कभी धोखा नहीं किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। पैसा तो फिर भी जीवन में दोबारा कमा लोगे, परंतु माँ बाप को धोखा देकर कैसे चैन से रह पाओगे। तुम्हारी माँ की हालत दयनीय है और मेरे बैंक में पैसे नहीं हैं। आखिर तुम्हें ये सब सीखा कहाँ से। याद रखो, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। रात में रवि ने सारी बात नीता को बताई। नीता बोली, डरते क्यों हो, वो आखिर कर क्या लेंगे, सबूत क्या है कि हमने उनके पैसे उनसे जबरदस्ती लिए हैं, और वैसे भी तुम्हारी माँ को कुछ होने वाला नहीं है, बहुत मोटी चमड़ी है, देखना बुढ़िया बच जाएगी। रवि बोला, हाँ मैं भी अच्छा बेटा बनकर थक गया हूँ। पापा को ये क्यों नहीं समझ में आता कि आज ना कल ये सारे पैसे मेरे ही होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो मुझे जितना देना चाहते थे मैंने उससे थोड़े से ज्यादा अमाउंट उस चेक में भर दिए, तो इतना क्या बवाल मचाना है। मैं तो कहता हूँ बुढ़ापे से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना अच्छा है। चलो छोड़ो, अब मैं उनकी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा, पर एक बार भी फोन करके माँ का हाल चाल नहीं पूछा। किशोर बाबू रमेश बाबू से बोले, किसी तरह मेरा घर या जमीन बिकवा दो ताकि मैं अपनी पत्नी के प्राण बचा सकूं। वो बोले, आखिर हम किस दिन काम आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, इतने पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ऐसा करते हैं, जो जमीन आपके काम की ही नहीं है उसे बेच देते हैं और बाकी के पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपने बेटे ने तो साथ नहीं दिया, पराये ने साथ दिया। किशोर बाबू का व्यवहार इतना अच्छा था कि गांव के कुछ लोगों ने उनकी जमीन खरीद ली और उन्हें पैसों से भी मदद की। वो जानते हैं कि किशोर बाबू कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। बहरहाल सही समय पर मंजू जी का इलाज हुआ और ऑपरेशन के 2 हफ्ते
बाद उन्हें वापस उनके घर लाया गया। मंजू जी की बहन को जब उनकी ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी एक बेटी को उनकी देखभाल के लिए भेज दिया। अब वो वहीं रहने लगी और मौसी मौसा की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे मंजू जी जल्द स्वस्थ हुई तो किशोर बाबू ने सारी घटना उन्हें बताई। उनके स्वस्थ होने के बाद मंजू जी की बहन अपनी बेटी को लेने के लिए आई तो मंजू जी ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इस बिटिया का कन्यादान करना चाहते हैं। इसके आगे की पढ़ाई, इसके विवाह का खर्चा हम उठाना चाहते हैं। अपने बेटे ने तो हमारे साथ जो किया सो किया, पर हम अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। बहन ने बहन की भावनाओं को समझा और बेटी में भी मौसी के साथ रहने का फैसला किया। कुछ वक्त बाद किशोर बाबू अपने मित्र के साथ मिलकर पहले बेटे के खिलाफ रिपोर्ट की, फिर केस किया। दोनों वृद्ध दंपति के शिकायत पर बेटे को नोटिस भेजा गया तो बेटे के पैरों के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि पैसे जो लोन लिए थे वो पिता के नाम से ही लिए थे तो वो घर पिता का ही हुआ। आखिरकार बेटे को अपने घर से हाथ धोना पड़ा। यहाँ तक कि किशोर बाबू ने बेटे और बहू के ऑफिस में भी दरख्वास्त भेजा कि ये लोग विश्वास के पात्र नहीं हैं, तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब वह दर दर की ठोकरें खाते माँ बाप के पास आकर क्षमा याचना की। उस रोज मंजू जी ने उन्हें कहा, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस बच्ची ने मेरी बहुत सेवा की, अब हम इसका कन्यादान करके अपना फर्ज निभाएंगे और यही समझ लेंगे कि हमें ईश्वर ने औलाद ही नहीं दी। किशोर बाबू आश्चर्य से मंजू जी की तरफ देखे। जो औरत बेटे के खिलाफ अपने पति की नहीं सुनती थी, आज उस बेटे के धोखे ने माँ के कोमल हृदय को भी कठोर बना दिया। उन्होंने बेटे को संपत्ति से बेदखल किया। अब अपनी संपत्ति और समय वो उन बुजुर्गों पर खर्च करते थे जिनको बच्चे ने उन्हें कभी धोखा दिया। नीता ने कहा, आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपने बेटे के होते हुए आप पराई लड़की की शादी पर पैसा खर्च कर रहे हैं। किशोर बाबू बोले, बहू, हमने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था। अरे, जो माँ कमाऊ बेटा दे सकती है और वो माँ और क्या देगी, पर तुमने उसके बदले हमारे साथ क्या क्या किया था, याद है ना? एक ब्रेड बटर के लिए तुम हमें जलील करती थी। तुमने जो पाप किया है, तुम्हें तो रोटी पर नमक नसीब नहीं होगा। जाओ, हमारे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए बंद हो चुके हैं। मंजू जी की आंखें भर आई। किशोर बाबू बोले, ऐसी धोखेबाज औलाद से बिना औलाद के ही हम ठीक हैं, और तुम उन लोगों के लिए आंसू बहा रही हो जो तुम्हें तुम्हारे दर्द में पूछने तक नहीं आए। आज जब उन्हें कुछ खोने का डर हुआ तब उन्हें माँ की याद आई है। मैं तो कहता हूँ हर माँ को एक समय बाद अपने मन को पत्थर कर देना चाहिए, चाह कर भी बच्चे अपनी माँ के मन को ठोकर ना पहुँचा सके। समय बीता, बिटिया का कन्यादान किए। अब उसी घर में दोनों आराम से रहते थे। आस पड़ोस के वृद्ध लोगों की मदद किया करते थे। देखते ही देखते किशोर बाबू की ख्याति बहुत फैलने लगी, क्योंकि अब वो अपने सारे पैसे वृद्ध दंपति पर खर्च करते थे जिन्हें उनके बच्चे बेहाल छोड़ जाते थे। मित्रों, कि ये कहाँ का इंसाफ है? बेटा चाहे जो करे उसे माफ़ी मिल जानी चाहिए, और उसी धोखेबाज बेटे के लिए अगर माता पिता कठोर कदम उठाते हैं तो समाज के लिए गलत हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, किशोर बाबू का निर्णय सही था या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।